अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में वेंट हॉफ फैक्टर एंड फेलिंग सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की एक सीरीज शुरू की हुई। ये सीरीज 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, नीट जेई स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में वेंट हॉफ फैक्टर एंड फेलिंग सॉल्यूशन। यहां देखिए वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन, एक हमने देखिए वेंट हॉफ फैक्टर लिया यहां पर, और यहां एक फेलिंग टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन। अच्छा, यहां जो वेंट हॉफ फैक्टर है ये सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर। बस जो हम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करते हुए आ रहे हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, जिसमें हम नॉर्मल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर लिया। नॉर्मल जो उसका फार्मूला हमने वो यूज किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, हम वन बाय वन करते हुए आए। अगर अभी तक आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, क्योंकि आज के जो टॉपिक है वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसका बेस है। तो अगर वेंट हॉफ फैक्टर समझना है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहां पर वेंट हॉफ फैक्टर देखिए, वेंट हॉफ फैक्टर आई से डिनोट करते हैं टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इसमें। ओके, तो यहां पर देखिए आई इज इक्वल टू कैसे, इसके वेंट हॉफ फैक्टर साइंटिस्ट के नेम पर है। I is equal to total number of moles of particle after association or dissociation upon number of moles of particle before association or dissociation। हम यहां पर I is equal to एक्चुअल नंबर ले सकते हैं, यहां पर एक्चुअल, और यहां पर डिनोमिनेटर में एक्सपेक्टेड ले सकते हैं। कि एक्चुअल कैसे लिया जाता है और एक्सपेक्टेड कैसे लेते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। यहां पर बस आपको ये याद रखना है कि वेंट हॉफ फैक्टर आई से डिनोट करते हैं, और वेंट हॉफ फैक्टर से ये फाइंड आउट होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, यानी सॉल्यूट का पार्टिकल कितना हुआ है। अगर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालेंगे तो वो सॉल्यूट एज इट इज नहीं रहेगा। अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एज इट इज लिया था कि वो नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब हम वेंट ऑफ फैक्टर लेंगे तो ये ऐसा माना जाता है कि वो जो सॉल्यूट है वो एज इट इज नहीं रहेगा, उसमें कुछ डिसोसिएशन हो सकता है या एसोसिएशन हो सकता है। तो उसी एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए वेंट हॉफ फैक्टर यूज होता है, आई यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए, अगर हम वेंट हॉफ फैक्टर को ऐड कर दें, वेंट हॉफ फैक्टर को इन्वॉल्व कर दें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के चार टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो मॉडिफाई करके एक फार्मूला बनेगा। वो देखिए यहां पर फार्मूला क्या बनेगा चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आई एन टू बाई आर एन टू आर टी बाई वी। तो यहां पर आप देखेंगे आई एन टू बाई वी आर टी, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई एन टू बाई वी आर टी, या इसको ऐसे कह सकते हैं आई एन टू आर टी बाई वी। तो ये तीन टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था क्या था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। तो वहां पर भी हम जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है P1 नॉट, यहां पर देखिए मैंने लिखा नहीं, यहां पर P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू IX2। तो वहां पर भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में
आई इन्वॉल्व होगा, यानी वेंट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व होगा। हम यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर से नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही। अगर हम एनसीईआरटी में देखें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लास्ट में अगर हम देखें, लास्ट जो 3-4 क्वेश्चन है वो वेंट ऑफ फैक्टर पर है। उस वेंट ऑफ फैक्टर में से हमने वहां से क्वेश्चन में से एक लिया, वेंट ऑफ फैक्टर पे एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 milligram of K2SO4 in 2 liters of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated। और ये माना जाए कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, एसोसिएशन नहीं होगा, डिसोसिएशन होगा। और अगर डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के बढ़ने का चांस, यानी बढ़ जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। देखिए एक फार्मूला है यहां पर देख सकते हैं, K2SO4। जब हम इसको ब्रेक करेंगे, इस K2SO4 को ब्रेक करना पड़ेगा पहले। यहां पे देखिए K2SO4 का अगर हम डिसोसिएशन करें तो डिसोसिएशन में हमको क्या मिलेगा, 2K प्लस SO4 2-। अब यहां पर देखिए आयंस प्रोड्यूस, इसमें आयंस प्रोड्यूस कितने, देखिए 1 और यहाँ पे 2, तो 3 आयंस प्रोड्यूस होते हैं। इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगर हमको आई कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड लेना है, एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्या क्या होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड K2SO4 है, एक ही कोई कॉम्प्लेक्स है, एक ही कोई सॉल्यूट है, लेकिन उसको हमने एक्चुअल मान लिया 1। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो जब सॉल्वेंट के अंदर जाए तो एज इट इज रहे। K2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट देखिए यहां पर ब्रेक हो जा रहा है, यानी एक आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जा रहा है। तो जब ब्रेक हुआ तो ये डिसोसिएशन हो जाएगा। अभी तक आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या देखा था, डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं देखा था, एज इट इज देखा था, जहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। लेकिन हमको एसोसिएशन और डिसोसिएशन देखना है। लेकिन इस न्यूमेरिकल में आप डिसोसिएशन देखेंगे तो डिसोसिएशन K2SO4 का हो रहा है 2K प्लस SO4 2-। तो आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड। तो एक्चुअल देखिए कितना है, 2K प्लस SO4। अगर हम इसको काउंट करें 2 प्लस 1 तो कितना हो गया 3, तो 3 ये हो गया। और एक्सपेक्टेड कितना हो गया 1, K2SO4 1 हो गया, तो 3/1। या आयन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना आयंस है, यहाँ पे देखिए आयंस प्रोड्यूस 3, तो I इज इक्वल टू 3 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ हमारा जो न्यूमेरिकल है, जो गिवन डेटा है वो देखना है कि यहाँ पे कितना है। W2 देखिए 25 mg, इसको मिलीग्राम को कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, 0.25 ग्राम। और ये यहाँ पर लिया हमने वॉल्यूम देखिए 2 लीटर, एज इट इज दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 2 लीटर है। टेम्परेचर देखिए 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 से ऐड कर देंगे, 273, 298 केल्विन आ गया। आर कांस्टेंट है, आर की वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको पेपर में देखना पड़ेगा कि आर की वैल्यू दी है कि नहीं। अगर नहीं दी है तो उसको आपको याद करके जाना है कि हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में ना दी हो। तो यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू कितनी है, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है किसका, K2SO4 का, क्योंकि जो फार्मूला है इसमें आपको मास भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर मास 2 × 39। अगर यहाँ पे देखें पोटेशियम का, फिर सल्फर का 1 × 32, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का देखिए 4 × 16। अगर हम टोटल करें कितना आ जाएगा, 174 ग्राम पर मोल। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, K2SO4 का। पोटेशियम देखिए 2 मॉलिक्यूल्स है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, कितना है यहाँ पे 4 है। तो 4 × 16, 1 × 32, 2 × 39 सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 174 ग्राम पर मोल। अब फार्मूला रख देंगे, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या है, N2/VRT। और यहाँ पर हमको
डिसोसिएशन में देखना है तो वाइंट हॉफ फैक्टर आई को भी लेना पड़ेगा। तो हमारा फार्मूला क्या मिलके आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू आई एन बाई वी आर टी, और N2 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला क्या होता है, W2 बाई एम या W2 बाई M2 हम ले लेंगे। तो यहां पर देखिए N2 की हमने वैल्यू रख दिया W2 बाई एम, 1 बाई वी ये वॉल्यूम है, RT है। अब यहां पे देखिए आई हमने कितना कैलकुलेट किया था, 3 कैलकुलेट किया था। W2 जो हमारा है सॉल्यूट का मास कितना है, 0.25 ग्राम, अपॉन देखिए अपॉन इसका मोलर मास कितना निकाला 174 इंटू 1/2, यानी हमारा जो वॉल्यूम है कितना 1/2, आर की वैल्यू 0.281, और यहां पर देखिए टेम्परेचर 298 केल्विन। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया तो देखिए कितना आ गया 5.27 इंटू 10 की पावर -3 ATM, ये पाई कैलकुलेट करके आ गया, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का जो न्यूमेरिकल था वहां पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन को नहीं कैलकुलेट किया गया था, वो एज इट इज लिया गया था। वहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड, कितने नंबर हैं सॉल्यूट पार्टिकल के, उसके ऊपर डिपेंड किया गया था। यहां पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन देखा जाता है कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे वो सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। जैसे एसिटिक एसिड के केस में एसोसिएट हो रहा है तो वहां पर वाइंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो वाइंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के केस में वाइंट हॉफ फैक्टर एज इट इज रहेगा, यानी आई इज इक्वल टू हमको वहां पर 1 लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए आई इज इक्वल टू 1 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये आता है कंपटीशन में क्वेश्चन, बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है यहां से। आई यहां पे देखिए लेस देन 1 एसिटिक एसिड, और आई ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो, जैसे NaCl वगैरह जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे उसके लिए ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा वेंट हॉफ फैक्टर के, और न्यूमेरिकल में बहुत ध्यान देना है कि ये वेंट हॉफ फैक्टर वाला क्वेश्चन तो नहीं है, आई कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है इसमें, वरना अगर नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की तरह किया तो रॉन्ग होने के चांसेस होंगे। आपको आई पर ध्यान देना पड़ेगा कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन का क्वेश्चन तो नहीं है, वेंट हॉफ फैक्टर पे तो क्वेश्चन नहीं है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। तो चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर भी आ सकता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। बस आपको याद रखना है कि वेंट हॉफ फैक्टर है कि नहीं है। उसके बाद देखिए हमने वन नेम रिएक्शन की तरफ देखते हैं कि वन नेम रिएक्शन क्या है। यहाँ पे हमने फेलिंग सॉल्यूशन लिया था, इससे पहले हमने टॉलेन टेस्ट, टॉलेन रिएजेंट के बारे में डिटेल्स में बताया था कि टॉलेन रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके बारे में आप यहाँ पर देखिए फेलिंग टेस्ट, ये टेस्ट के लिए हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या यहाँ पर हम एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके टेस्ट ले सकते हैं यहाँ पर, किसमें, एल्डिहाइड यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में। तो अगर एसिटिक एल्डिहाइड और बेंज एल्डिहाइड के बीच में कोई टेस्ट पूछा जाए तो बेस्ट आंसर है वो क्या, कि यहां पर आप फेलिंग सॉल्यूशन से उस टेस्ट को दिखा सकते हैं कि बेंज एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देता और एसिटिक एल्डिहाइड मतलब एसिड एल्डिहाइड देता है, एसिड यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया RCHO प्लस 2Cu2 प्लस 5OH माइनस गिव्स RCOO निगेटिव। यहां पर भी एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, देखिए कार्बोऑक्सिलेट आयंस में, ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है किसमें, कार्बोऑक्सिलेट आयंस में। और यहां पर देखिए Cu2O रेड ब्राउन PPT प्लस 3H2O, ये हमारा फेलिंग सॉल्यूशन है। जब यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि हम फेलिंग सॉल्यूशन को ए और बी सॉल्यूशन लेते हैं और दोनों को अलग अलग प्रिपरेशन किया जाता है, दोनों को अलग अलग प्रिपेयर किया जाता है, एक साथ प्रिपेयर करके नहीं रख देते हैं, उसको अलग अलग किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि व्हाई इज फेलिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन 2 पार्ट्स। क्यों ऐसा होता है कि हम फेलिंग सॉल्यूशन को 2 पार्ट में प्रिपेयर करते हैं, क्यों ऐसा होता है? तो यहां पर देखिए, बिकॉज द कंप्लीट सॉल्यूशन इज नॉट स्टेबल व्हेन स्टोर्ड टुगेदर। अगर कंप्लीट सॉल्यूशन है, एक साथ हमको स्टोर रख दिया, तो स्टोर करके रख दिया, तो वो स्टेबल नहीं होता, यहां पर देखिए। तो इसलिए स्टेबल नहीं होने की वजह से उसको हम अलग अलग तैयार करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो यहां पर देखिए, फेलिंग सॉल्यूशन ए लिया हमने क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, और फेलिंग सॉल्यूशन बी लिया अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, रॉचेल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, रॉचेल सॉल्ट, प्लस उसको हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो यहां पर क्यों, क्योंकि वो बेसिक मीडियम में होता है, अल्कलाइन मीडियम में होता है, इसलिए प्लस NaOH। तो अब यहां पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे देखिए, यहां पे सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोचेल सॉल्ट इन फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में रोचेल सॉल्ट का यानी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्या यूज है, क्या फंक्शन है? तो रोचेल सॉल्ट प्रिवेंट प्रिसिपिटेशन ऑफ CuOH ट्वाइस, यानी प्रिवेंट करता है, बचाता है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ CuOH ट्वाइस बाय फॉर्मिंग अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद Cu2 प्लस आयन, यानी उसके प्रेसिपिटेशन से बचाता है और यहां पर क्या बना देता है, Cu2 प्लस आयन एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट हैपन व्हेन फेलिंग सॉल्यूशन इज हीटेड विद एन एल्डिहाइड। अगर फेलिंग सॉल्यूशन को एल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा, ब्लू कलर डिसअपियर, इसका जो ब्लू कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा और अब ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O इज फॉर्म। ये रेड ब्राउन PPT का फॉर्मेशन होगा, Cu2O इसका फॉर्मेशन होगा, कॉपर ऑक्साइड। यहां पर देखिए, यहां पर अब ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O इज फॉर्म। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार्टिंग में मैंने बोला था क्या, विच कंपाउंड गिव ए पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, एलिफेटिक अल्डिहाइड, रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहां पर ये क्वेश्चन है कि कौन है जो फेलिंग सॉल्यूशन देगा, तो फेलिंग सॉल्यूशन पॉजिटिव टेस्ट कौन देगा, एलिफेटिक अल्डिहाइड होना चाहिए, रिड्यूसिंग शुगर होना चाहिए। रिड्यूसिंग शुगर में आप देख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। सारे कीटोन नहीं, सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये फेलिंग सॉल्यूशन देगा। और एक क्वेश्चन देखिए, विच कंपाउंड डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, कीटोन, एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो यहां पर अगर हम देखें तो अल्डिहाइड और कीटोन में अगर डिफरेंस करें तो कीटोन नहीं देगा, अल्डिहाइड देगा। और अगर अल्डिहाइड में एलिफेटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक अल्डिहाइड में कंपेयर करें तो एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं देगा, यानी बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, और एसिटिक अल्डिहाइड यानी एसिड अल्डिहाइड वो देगा। तो अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आज का हम कंक्लूजन देखें तो वन फार्मूला में हमने लिया है, वन फार्मूला में एक वेंट हॉफ फैक्टर लिया जिसको I से डिनोट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हमने नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट किया था। लेकिन आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अगर उसमें कैलकुलेट करें तो I का इन्वॉल्वमेंट होगा। I हम कैलकुलेट करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर एसोसिएशन के लिए या डिसोसिएशन के लिए, तो वही मॉडिफाई हो जाता है, यानी जो कॉलिगेटिव नॉर्मल कॉलिगेटिव फार्मूला था वो मॉडिफाई होके उसमें I यूज होता है, जो यहाँ पर हमने बहुत डिटेल में समझाया था कि IKBM, IKF, IN2RT/V। तो आपको न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है कि कहीं ये
क्वेश्चन वेंट हाफ फैक्टर वाला तो नहीं है। अगर वेंट हाफ फैक्टर वाला है तो उसमें आई आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। अगर वेंट हाफ फैक्टर में आई कैलकुलेट कर नहीं कर पाए तो वो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है कि कहीं ये क्वेश्चन एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए तो नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला और नेम रिएक्शन के साथ। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।